हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं फिर से क्लास 8 के हिस्ट्री चैप्टर 2 के साथ, जिसका शीर्षक है व्यापार से साम्राज्य तक। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने पिछले 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं और आज इसका ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसमें हम बाकी के सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए उसे आज के इस क्लास में हम इससे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें चर्चा करना है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे विलय नीति के बारे में, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो अधिग्रहण की आखिरी लहर में 1848 और 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाती थी। इस सिद्धांत के आधार पर सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अब 1856 में क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो 1856 में कंपनी ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाते हुए इसे भी नियंत्रण में ले लिया था। तो फ्रेंड, एक सीरीज है, इस सीरीज को बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सबसे पहले इन्होंने अपना कब्जा कहाँ किया? तो सतारा में किया था। तो कब किया? 1848 में। दूसरा इन्होंने संबलपुर में किया तो वो 1850 में हुआ। उसके बाद उदयपुर जो 1852 में, फिर से नागपुर 1853 में, और अंतिम में इन्होंने जिस राज्य पर कब्जा किया वो था झांसी, जो 1854 था। ठीक है, और 1856 में क्या हुआ? तो कंपनी ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाते हुए इसे भी नियंत्रण में ले लिया था। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर और देखते हैं यहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे नया शासन की स्थापना के बारे में। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 से 1785 के समय तक कंपनी बंगाल, बम्बई और मद्रास की सत्ता हासिल कर चुकी थी। यानी ये जो बीच का समय था 1773 से 1785 के बीच का जो समय था, इस समय पे कंपनी ने बंगाल, बम्बई और मद्रास जिसे आज चेन्नई के रूप में जाना जाता है, इन तीनों जगहों पे अपनी सत्ता को हासिल कर चुका था। और ब्रिटिश इलाके 3 प्रेसिडेंसी में बटे थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश इलाके की 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, तो आपका जवाब होगा बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है, जिसे आज मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, और मद्रास जिसे आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। शासन गवर्नर का होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने प्रशासकीय व न्याय के क्षेत्र में कई सुधार किए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रशासकीय व न्याय के क्षेत्र में किस गवर्नर जनरल ने अनेक सुधार किए, तो आपका जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, 1772 में नई व्यवस्था के अंतर्गत जिले में 2 अदालतें स्थापित की गई थी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1772 में किस जिले में 2 अदालतें स्थापित की गई थी, तो इसमें आपका जवाब होगा कि ये मद्रास में। ठीक है, अब है फौजदारी अदालत के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले काजी के बारे में। तो काजी क्या है फ्रेंड्स? तो एक न्यायाधीश है। और मुफ्ती कौन है? तो मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक वैविध जो कानूनों की व्याख्या करता है। ठीक है, और काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाते हैं, के अंतर्गत कलेक्टर की निगरानी में होता था। यानी ये जो फौजदारी अदालत है वो काजी और मुफ्ती इन दोनों के अंतर्गत कलेक्टर की निगरानी में होता था। उसके बाद है दूसरा फ्रेंड दीवानी अदालत। यूरोपीय जिला कलेक्टर इनके मुखिया होते थे। यानी ये जो दीवानी अदालत होती थी, इसमें ये जो यूरोपीय जिला के जो कलेक्टर होते थे वो इनके मुखिया होते थे। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप नोट करना बिल्कुल भी ना भूलें। 1785 में जब वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल के कुशासन का आरोप लगाकर फलस्वरूप हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया, जो ब्रिटिश संसद में 7 साल तक चलता रहा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हर एग्जाम में लगभग में पूछा जा ही चुका है और पूछा जाता ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश संसद में 7 साल तक किस पे महाभियोग का ये चलाया, तो आपका जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग पर। और क्यों चलाया फ्रेंड्स? तो ये जो 1785 में जब वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल के कुशासन के आरोप लगाया। तो यानी ये जो महाभियोग चलाया गया वो कुशासन की वजह से चलाया गया। ठीक है, और वो कितने साल तक चला? तो ब्रिटिश संसद में वो 7 साल तक चला।
1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। N.B. हॉल्डेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 1775 में 11 पंडितों के द्वारा भारतीय कानूनों का संकलन तैयार किया गया था, तो इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा N.B. हॉल्डेड ने। ठीक है। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीश के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। आपसे अगर पूछा जाए कि किस वर्ष यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता तैयार की गई थी, तो आपका जवाब होगा 1778 में। ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आपका जवाब होगा 1773। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा क्या हुआ? तो इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद कौन कौन से अदालतों की स्थापना की गई थी, तो अपीली अदालत और सदर निजामत अदालत की भी। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और इसमें हम देखेंगे कलेक्टर, जो भारतीय जिले ओहदा या पद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है। इसका काम लगान व कर इकट्ठा करना होता था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। और इसका कार्यकाल क्या था? तो कलेक्ट्रेट सत्ता या संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की स्टेज की ओर। तो कंपनी की फौज, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। ठीक है। 1820 के तहत ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी ये जो युद्ध हुए थे, ये कहाँ कहाँ लड़ा गया था? तो ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र से भी लड़ा जा रहा था, जहाँ सिपाही मस्कट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। और अब हम सबसे अंतिम में पढ़ेंगे ये पूरे चैप्टर के निष्कर्ष के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग तथा 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। तो फ्रेंड्स, ये जो 8 क्लास का चैप्टर 2 है, व्यापार से साम्राज्य तक, इसका जितना भी इम्पोर्टेंट बिंदु था ये आज अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर इससे पहले के पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप क्लास 6 की पूरी हिस्ट्री देखना चाहेंगे तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। क्लास 7 की हिस्ट्री की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है। तो फ्रेंड्स, अगर पिछली कक्षाओं को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और आप समय के साथ क्लास से जुड़ जाएंगे। और अगर आप अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।